गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और मैं तुम सबको आज जो तुम लोगों ने टीचर्स डे का विश किया मुझे, इसके लिए तुम लोगों का बहुत 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 थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत मैं तुम लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग ज़िंदगी में तरक्की करो, यही हमारे मोटो है। इसी मोटो के साथ हम लोग तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम लोगों को टीच करते, तुम लोगों को गाइड करते, ठीक है। तो एक दिन ऐसा भी आए, मैं प्रे करूँगा गॉड से कि एक दिन ऐसा भी आए कि तुम लोग हमसे भी ज़्यादा ऊपर तरक्की करो। इसी दुआ के साथ, इसी प्रे के साथ मैं आज का लेक्चर तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो हम तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर शुरू कर चुके हैं, इसका हम लगभग ख़त्म ऑलरेडी, हम एंड की तरफ जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट हम साइक्लिक प्रोसेस तक किए थे, आज हम उससे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। यही था हमारा लास्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का यही एक लास्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो हम अभी आज यहां से हमारा टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये हेडिंग डालो पहले। ओके, अभी रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब क्या है? देखो, ये इसमें कोई मैथमेटिकल एनालिसिस, सिर्फ थ्योरेटिकल एनालिसिस, सिर्फ कॉमन सेंस का अप्लाई करेंगे। रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब पीछे आना, ठीक है। यानी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर सोचे तो इट इज द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। अगर हम इमोटिकॉन ऐसा है ना, अगर हम ऐसा कुछ सोचे कि रिवर्सिबल प्रोसेस मानी एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस सीधा चल रहा है, थोड़ी कुछ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस होने के बाद वापस घूम के आ रहा है। वापस घूम के मतलब वैसा साइक्लिक नहीं, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस रिट्रेस बैक किया है, पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है, पीछे आ रहा है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या था? आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, उसके उल्ट। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या है? ये तो आगे जा रहा है लेकिन पीछे आ रहा है, ठीक है। वापस घूम के अपनी जगह पे आ रहा है लेकिन पीछे से आ रहा है, ऐसे घूम के नहीं आ रहा है, ऐसे पीछे आ रहा है। तो यही जो प्रोसेस है इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर इसका, ये तो हमने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लिए, अगर हम थोड़ा सा अगर इसका डेफिनेशन वगैरह देखें, किताबी डेफिनेशन नहीं जा समझाने के लिए, अगर हम देखें तो रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज द प्रोसेस via which a thermodynamical process can retrace back to its ओरिजिनल प्रोसेस। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। मतलब एक प्रोसेस दूसरे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस से होके आ रहा है, बाया होके आ रहा है, कैसे? रिट्रेस बैक होके, पीछे होके आ रहा है, ठीक है। यही जो प्रोसेस है इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आया? यानी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस द प्रोसेस, it is the process retrace back to its original thermodynamical position, retrace back to its original position via a
थर्मोडायनामिकल पोजीशन। एक थर्मोडायनामिकल पोजीशन से होके जा रहा है, वहां पे जा रहा है, लेकिन जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से रिट्रेस बैक हो गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अगर केमिस्ट्री के थ्रू अगर हम फिजिक्स में थोड़ा सा केमिस्ट्री मैं दिखाता हूँ, केमिस्ट्री के थ्रू अगर हम देखें तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन का बोलो N2 प्लस H2, ये होता है ना हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होता है हमारा, एमोनिया होता है, NH3 होता है। ठीक है, यानी ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे जा रहा है, एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है, ये एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है, जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से वापस घूम के आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमको लिखना नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस समझाने के लिए मैं बोला था। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ए थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इट रिट्रेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस घूम के आ गया, इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं, शीट में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उतार लो। अभी इरिवर्सिबल क्या होगा, इरिवर्सिबल ठीक इसका उल्टा होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे तो रिट्रेस बैक हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे डजंट रिट्रेस बैक। ठीक है, इट इज द प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन of one thermodynamical process, it cannot retrace back to its ओरिजिनल प्रोसेस। अगर वापस नहीं आया तो इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। वापस घूम के आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर वापस घूम के नहीं आया तो हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया, उतार लो। समझ में आया। तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस खत्म हुआ है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स खत्म नहीं हुआ है। थर्मोडायनामिक्स अभी भी है, अभी भी रह गया है, कुछ पार्ट कुछ टॉपिक हमारा अभी तक रह गया है। तो यहां तक हमने डिस्कशन किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कशन किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कशन किया, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडायाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, सारे थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हमने डिस्कशन किया। उन सब का मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया, वर्क डन का एक्सप्रेशन भी देखा, स्टेट इक्वेशन भी देखा, मोलर स्पेसिफिक हीट भी देखा, उनका हमने रिलेशनशिप देखा। लेकिन कुछ टॉपिक हमारा रह गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में स्टेटमेंट ये था कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जितना भी हमारा हीट सप्लाइड होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, यही तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जो साइंटिस्ट ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया था उसमें कुछ क्या बोले, कुछ डिफेक्ट रह गया था, कुछ माइनर सा प्रॉब्लम रह गया था। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ फिजिसिस्ट ने
इस लॉ को रिजेक्ट करके दूसरा लॉ दिया, जिसको हम बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी का हम टॉपिक यही शुरू करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो शुरू करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हेडिंग डालो। ठीक है, अब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3 साइंटिस्टों ने मिलके दिया है। 3 फिजिसिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट भी बोल सकते हो, 3 फिजिसिस्ट भी बोल सकते हो, 3 इंजीनियर भी बोल सकते हो। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट दिया है। वो कौन कौन है, वो क्या क्या है, वो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल्स में। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है रुडोल्फ क्लोसियस, रुडोल्फ क्लोसियस। ठीक है, फर्स्ट दिया है रुडोल्फ क्लोसियस ने। सेकंड दिया था केल्विन ने, रुडोल्फ क्लोसियस स्टेटमेंट। सेकेंड दिया था केल्विन स्टेटमेंट। और तीसरा दिया था मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन 3 साइंटिस्टों के लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार बना हुआ है। यानी अगर एग्जाम पे आए, अगर परीक्षा में आए स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर एग्जाम पे आए स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमको ये तीनों साइंटिस्टों के स्टेटमेंट हमको लिखना होगा। समझ में आया? अगर एग्जाम पे आए स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमको ये तीनों साइंटिस्टों के जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमको लिखना होगा, तभी जाके ये लॉ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलो इन तीनों साइंटिस्टों का स्टेटमेंट हम 1 बाय 1 देखते हैं, क्या क्या बोले हैं इन लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट पे, क्या क्या बोले हैं। ठीक है, फर्स्ट रुडोल्फ क्लोसियस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, रुडोल्फ क्लोसियस ने उन्होंने कहा कि कभी भी हीट कोल्ड से लेकर हीट बॉडी तक फ्लो नहीं होगा। हम तो जानते हैं, हमेशा हम तो जानते हैं, जब मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब किया था तब देखा था थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए हमेशा हीट फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। कब तक फ्लो करता है? जब तक उसके दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। ठीक है, तो रुडोल्फ क्लोसियस ने बोला था कि कभी भी हीट ठंडे से लेकर गर्मी तक फ्लो नहीं करता है। अगर फ्लो करेगा तो एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। यानी रुडोल्फ क्लोसियस का स्टेटमेंट है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम cold to hot body without performance of work. Without performance of
एनी वर्क डन। ठीक है, कभी भी हीट कोल्ड से लेकर हॉट बॉडी तक फ्लो नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं होगा। अगर वर्क डन होगा तभी जाकर हीट कोल्ड बॉडी से लेकर हॉट बॉडी तक फ्लो करेगा। ये था रुडोल्फ क्लोसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, अभी सेकंड स्टेटमेंट है हमारा केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन ने क्या कहा? केल्विन ने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय कूलिंग ए बॉडी। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू सप्लाई the continuous amount of heat, it is impossible to supply the continuous amount of heat by cooling a body below the coldest of its surroundings. Below the coldest of its सराउंडिंग्स। मैं समझा के दे रहा हूं। केल्विन के स्टेटमेंट में, यह था हमारा क्लोसियस का स्टेटमेंट, ये हमारा केल्विन का स्टेटमेंट। अभी केल्विन के स्टेटमेंट में केल्विन ने क्या कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू सप्लाई द कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट। ये हमारे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहे हीट। किसको हीट सप्लाई कर रहे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट बाय कूलिंग ए बॉडी। एक बॉडी को हम कूल कर रहे इसके कोल्डेस्ट सराउंडिंग के नीचे से, इसके कोल्डेस्ट सराउंडिंग्स के नीचे के लिए, नीचे के जो टेम्परेचर है उसके नीचे ले जाने के लिए कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, सपोज पकड़ लो एक बर्फ है, बर्फ का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहेगा? एक बर्फ का टेम्परेचर कितना रहता है? 0 डिग्री। हम फर्दर और हीट नहीं सप्लाई कर सकते, फर्दर और हीट हम सप्लाई नहीं कर सकते कि 0 डिग्री के नीचे भी हम उसको लेके जा सके। अभी समझ में आया? एक बर्फ का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहता है? पकड़ लो एक बर्फ का अंदर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो केल्विन ने कहा कि हम कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई नहीं कर सकते कि इसके कोल्डेस्ट सराउंडिंग के टेम्परेचर के नीचे भी हम उसको लेके जा सके। अगर एक बर्फ के टुकड़े का अंदर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, एक बर्फ के टुकड़े का अंदर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके और नीचे टेम्परेचर ले जाने के लिए हम और हीट सप्लाई नहीं कर सकते। यही बोला है केल्विन ने। समझ में आया? हम कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई नहीं कर सकते जो अपने कोल्डेस्ट सराउंडिंग के नीचे भी हम टेम्परेचर ले जाने के लिए। समझ में आया? ये दोनों स्टेटमेंट पहले उतार लो। ओके, लास्ट हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लास्ट स्टेटमेंट है मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। मैक्स प्लैंक ने स्टेटमेंट दिया था, मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट, इट इज impossible to extract heat from a single body and convert whole part and does not convert, it is impossible तो बोल ही दिया है, and convert whole part into work. ठीक है, यही था मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट। अभी इन्होंने क्या बोला, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला? मैक्स प्लैंक ने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट। एक बॉडी से हम हीट, इतना अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जितना अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसका होल पार्ट 100% पार्ट नहीं, मतलब इनका मतलब है, इनका स्टेटमेंट का मतलब है कि सपोज हमने 5 जूल अमाउंट ऑफ हीट लिया, टोटल 5 जूल अमाउंट ऑफ हीट हम वर्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही था मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट, यानी इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए बॉडी। हम बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर किया भी तो उसका 100% हम वर्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ अमाउंट हमारे इंटरनल एनर्जी पे चला जाएगा, कुछ अमाउंट हमारे और कुछ पार्ट में चला जाएगा, लेकिन 100% अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम वर्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही था मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट। समझ में आया? मैक्स प्लैंक ने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए बॉडी। हम बॉडी से हम हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर किया भी, मान के चलते अगर किया भी तो उसका 100% हम कभी भी वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही था मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट। ठीक है, फिर से ये तीनों स्टेटमेंट फिर से अपने कॉपी पे उतार लो। ठीक है, अच्छा, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हमारा अभी 2 या 3 टॉपिक ही रह गया है, तब हमारा थर्मोडायनामिक्स पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। अभी हम टॉपिक करेंगे, इसका नाम है हीट इंजन। हीट इंजन, ठीक है। हमने बचपन में हमने वो जो रेलवे देखा था ना, जो रेल का इंजन था, स्टीम इंजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोयले के बॉयलर से पानी को गर्म किया जाता है, और उस पानी के वजह से जो प्रेशर डेवलप्ड होता है, उस पानी के वजह से जो धुआं, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हीट वाटर बॉयल होने के बाद जो प्रेशर डेवलप्ड होता है, उसी प्रेशर की वजह से गाड़ी का चक्का जो है वो ऐसे, रेल का चक्का जो है वो ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो हीट इंजन बोल सकते हैं, स्टीम इंजन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यही टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलो, तो हीट इंजन पहले देखो, अगर स्टीम इंजन का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो स्टीम इंजन में क्या था, एक सोर्स था जहां से हीट सप्लाई होगा, एक सिंक रहेगा, ठीक है, और मैकेनिकल पार्ट्स रहेगा, यानी चक्का रह गया, लीवर रह गया, फुलक्रम रह गया, जिसके वजह से व्हील ऐसे आगे चलेगा, ठीक है। यानी हीट इंजन का अगर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर ड्रॉ करें, हीट इंजन का अगर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम अगर ड्रॉ करें, तो हमारा एक सोर्स रहेगा, ठीक है, एक टेम्परेचर रहेगा सोर्स का,
ठीक है। एक सिंक रहेगा जिसका अलग से टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और यहां पे हमारा रहेगा मैकेनिकल पार्ट्स यानी इंजन, ठीक है। सोर्स और सिंक कनेक्टेड रहेगा इंजन के साथ। ये तो हमारा इंजन हो गया। सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, सिंक के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। तो यही है हीट इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम। अगर हम नाम दे दें तो ये हो गया हमारा सोर्स, ये हो गया हमारा सिंक यानी पानी का जो टब रहता है ना, पानी का जो वो रहता है जहां से वाटर गर्म होगा, ठीक है। तो ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, और ये हो गया हमारा इंजन यानी मैकेनिकल पार्ट, ठीक है। तो सोर्स से हीट एनर्जी फ्लो करेगा, सोर्स से हीट एनर्जी फ्लो करेगा। कितना हीट एनर्जी फ्लो किया? सपोज कि 1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लो किया, ठीक है। कुछ पार्ट अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई होगा अगर एक्सट्रैक्ट किया तो पूरा का पूरा पार्ट वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ पार्ट सिंक की तरफ जाएगा, कुछ पार्ट सिंक की तरफ हमारा एब्जॉर्ब होगा, और बाकी जो पार्ट रह गया वो हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट पूरा का पूरा पार्ट कभी भी वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा हीट एनर्जी वर्क डन पे कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ पार्ट सिंक एब्जॉर्ब करेगा, सोर्स से जितना हीट एनर्जी गेन हुआ कुछ पार्ट सिंक एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी पार्ट से ये इंजन चलेगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर बॉयलर पे हमने कोयला दिया तो कोयला सपोज हीट जनरेट हुआ, बॉयल हो रहा है, तो ये जो हीट एनर्जी पानी को बॉयल करने में भी तो जा रहा है, तो पानी बॉयल हो रहा है इसी हीट एनर्जी वजह से। यानी जितना हीट हम कोयले की वजह से जनरेट कर रहा है, पूरा पार्ट तो पूरे पार्ट से तो यार रेलवे का चक्का तो नहीं घूम रहा है, ट्रेन का चक्का तो नहीं घूम रहा है। कुछ पार्ट तो पानी गर्म करने के लिए भी रखा गया है। पानी गर्म होगा उसके बाद ही चक्का चलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम एक काम लगाते हैं कि सोर्स में से जितना हीट एनर्जी गेन हुआ कुछ पार्ट सिंक में जाएगा यानी पानी बॉयल हो रहा है, बाकी जितना पार्ट रहा उसी पार्ट से ये इंजन चलेगा, ठीक है। उतार लो ये डायग्राम, फटाफट ड्रॉ कर लो। एकदम सिंपल डायग्राम, ये कोई डायग्राम नहीं, जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम है समझाने के लिए, ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है। अभी हीट इंजन क्या है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए इंजन हीट इंजन is the heat engine is the mechanical device, दे दो डिवाइस ही दे दो। heat engine is the mechanical device that convert heat energy into मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी पे। घूम रहा है, चक्का घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर इसका हम, ये तो हो गया इसका बेसिक डेफिनेशन, ये क्या है। अगर इसका हम कंस्ट्रक्शन देखें, तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा? एक सोर्स रहेगा जिसका टेम्परेचर रहेगा T1 पे, एक सिंक रहेगा जिसका टेम्परेचर रहेगा T2 पे, ठीक है। और मैकेनिकल पार्ट्स
मैकेनिकल पार्ट्स ब्रैकेट में हम बोलेंगे इंजन, ठीक है, ई। तो यही था कंस्ट्रक्शन। एक सोर्स रहेगा, इसका टेम्परेचर रहेगा T1 पे, एक सिंक रहेगा, इसका टेम्परेचर रहेगा T2 पे, और बाकी जो पार्ट रहेगा वो हमारा मैकेनिकल पार्ट है, यानी इसको हम बोलेंगे इंजन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन कितना हुआ, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। कैसे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अगर इसका एफिशिएंसी हम देखें, एफिशिएंसी मतलब कितना एफिशिएंट है, कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड है, कितना काम कर सकता है, ठीक है, कितना एफिशिएंट है। अगर इसका एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इज इक्वल्स टू इनपुट पावर, सॉरी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अभी आउटपुट क्या है हमारा W और इनपुट क्या है हमारा Q1, यही है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही है, बेसिक डेफिनेशन है कि आउटपुट बाय इनपुट। सिंपल, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तभी आउटपुट क्या है हमारा, वर्क डन, यही है हमारा आउटपुट, वर्क डन, जिसकी वजह से घूम रहा है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। उतार लो ये। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा रह गया है, कार्नोट इंजन। ये अगर हमने ख़त्म कर लिया तो हमारा थर्मोडायनामिक्स एक लेक्चर रह गया है और हमारा थर्मोडायनामिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।